आज का यह वीडियो कक्षा 7 के विज्ञान विषय से संबंधित है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में जितने सारे एमसीक्यू दिए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पौधों की पत्तियों में मौजूद हरा वर्णक क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है बिलिरुबिन, कैरोटीन, क्लोरोफिल या फिर हीमोग्लोबिन। पौधों की पत्तियों में एक विशेष प्रकार के वर्णक होते हैं जो हरे रंग के होते हैं। इसी वर्णक की उपस्थिति के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसका नाम है क्लोरोफिल, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है स्वपोषित, परपोषित, मृत पोषित या फिर परजीवी। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषित जीव कहा जाता है, लेकिन जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषित जीव कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? ऑप्शन दिया गया है हरी पत्तियों में, जड़ों में, तना और शाखाओं में या फिर फूलों में। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल उन्हीं भागों में हो सकती है जहां क्लोरोफिल यानी हरा वर्णक पाया जाता है। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, इसीलिए पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में ही बनाते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा परजीवी पादप है? ऑप्शन दिया गया है अमरबेल, आम, सूरजमुखी या फिर अमरूद। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते वे दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं, यानी दूसरे पौधों को चूस कर खाते हैं। ऐसे पौधों को परजीवी पादप कहा जाता है। इन चार ऑप्शन में से परजीवी पादप कौन है ये हमें बताना है। परजीवी पादप का सबसे अच्छा उदाहरण है अमरबेल। अमरबेल एक ऐसे पादप है जो पतली पतली धागाओं के रूप में, पीले रंग की धागाओं के रूप में हम अक्सर पेड़ों पर देखते हैं। इसे अमरबेल कहा जाता है जो कि परजीवी पादप है, जिसे आप चित्र में देख पा रहे हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमरबेल। कौन से पादप की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास है चना, मटर, मूंग या फिर उपरोक्त सभी। ऐसे पौधे जो दाल जातीय होते हैं, यानी जिनसे हमें दालें प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि दलहन कुल के पौधों की जड़ों में एक विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें राइजोबियम जीवाणु कहा जाता है। ये जीवाणु क्या करते हैं? ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को लेकर नाइट्रेट में परिवर्तित करके मिट्टी में मिला देते हैं। इससे होता यह है कि पौधों को भरपूर मात्रा में नाइट्रेट की प्राप्ति होती है और पौधों की पैदावार अधिक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं ये दलहन जातीय पौधों में पाया जाता है, जैसे कि चना, मटर, मूंग इत्यादि। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पोषक पदार्थ जीवों के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? ऑप्शन दिया गया है शारीरिक संरचना करने के लिए, वृद्धि व ऊर्जा प्रदान करने के लिए, क्षतिग्रस्त भागों को ठीक करने के लिए या फिर उपर्युक्त सभी। जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन के माध्यम से ही जीवों को पोषक पदार्थों की प्राप्ति होती है। यह पोषक पदार्थ जीवों के लिए अति आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं पोषक पदार्थों की मदद से शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। वृद्धि और ऊर्जा के लिए इन्हीं पोषक पदार्थों पर हम निर्भर रहते हैं। साथ ही साथ क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत भी होती है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार की होती है?
ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 या फिर 4। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इस प्रकार के जीव को स्वपोषित जीव कहा जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो सभी हरे पौधे स्वपोषित होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरे प्रकार के जीव ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ये दूसरे पौधे पर या फिर दूसरे जंतुओं पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के जीव को परपोषित जीव कहा जाता है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो सभी जंतुएं परपोषित होते हैं। ये अपना भोजन पौधे या फिर अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि दो प्रकार की होती है। पहली है स्वपोषी पोषण और दूसरी है परपोषी पोषण। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन हमारे पास है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ऑक्सीकरण या फिर उपरोक्त सभी। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस भाग में होती है? ऑप्शन दिया गया है हरे तने, पत्तियां, जड़ या फिर उपरोक्त सभी। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां पानी की बहुत ही कमी होती है, अर्थात मरुस्थल में ये पौधे उगते हैं। चूंकि इस स्थान पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, इसीलिए प्रकृति ने मरुस्थलीय पौधे को ऐसे बनाया है कि उसमें पत्तियां होती ही नहीं है। क्योंकि अगर पत्तियां होगी तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी, जिससे पौधे के शरीर से पानी की ह्रास अधिक होगी। चूंकि उस वातावरण में पानी की कमी होती है, इसीलिए प्रकृति ने मरुस्थलीय पौधों को पत्ती विहीन बनाया है। इसमें पत्तियों के जगह पर कांटे होते हैं। तो अब सवाल यह है कि मरुस्थलीय पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी वह किस भाग में होगी? सामान्य रूप से जो पौधे हम आप अपने आसपास देखते हैं इसमें क्या है, किसमें हरे पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है। लेकिन मरुस्थलीय पौधों में यह क्रिया हरे तने के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें पत्तियां होती ही नहीं है। सही जवाब ऑप्शन ए। हमारे आमाशय की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन दिया गया है ए आकार, यू आकार, सी आकार या फिर जे आकार। हमारे पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय की जो आकृति होती है ये अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के जैसे होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। सही जवाब ऑप्शन डी। पोषण का सर्वप्रथम प्रक्रिया कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण या फिर निष्कासन। जो हम पोषण प्राप्त करते हैं इसके कई सारे प्रक्रियाएं हैं। इसमें सर्वप्रथम प्रक्रिया जो है वह है अंतर्ग्रहण। भोजन को अपने मुंह के द्वारा अंदर लेने की जो क्रिया है इससे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद होता है भोजन का पाचन। पाचन होने के बाद भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का हमारे शरीर के द्वारा अवशोषण होता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका निष्कासन होता है। तो हम कह सकते हैं कि पोषण का जो सर्वप्रथम प्रक्रिया है वह है अंतर्ग्रहण, यानी ऑप्शन सी। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। ऑप्शन दिया गया है ऊन, रेशम, कपास या पॉलिस्टर। कपास के पौधे से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। इस रेशे से हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। ऑप्शन है याक से, भेड़ से, अंगोरा नस्ल की बकरी से या फिर गाय से। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। अब सवाल है अंगोरा नस्ल की बकरियां कहां पाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है तिब्बत में,
लद्दाख में, गुजरात में या फिर जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंगोरा नस्ल की बकरियां जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। बेहतरीन सालें होती है। ऑप्शन है मुलायम सालें, पश्मीना सालें, कश्मीरी सालें या फिर उपरोक्त सभी। पश्मीनी सालें बेहतरीन सालें होती है। रेशम के कीड़े किस पेड़ की पत्तियों को खाते हैं? ऑप्शन दिया गया है शहतूत, आम, केले या फिर अमरूद। रेशम उत्पादन करने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन शहतूत के वृक्षों पर किया जाता है, इसलिए रेशम के जो कीड़े होते हैं ये शहतूत के पत्तियों को खाते हैं। सेरीकल्चर क्या है? ऑप्शन है भेड़ पालन, रेशम कीट पालन, कपास की खेती या फिर मधुमक्खी पालन। रेशम कीट पालन को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। ताप मापने की मापक्रम है। ऑप्शन दिया गया है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल या फिर उपरोक्त सभी। तापमान को सेल्सियस स्केल में भी मापा जाता है, फ़ारेनहाइट स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी मापा जाता है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ताप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर या लैक्टोमीटर। थर्मामीटर के द्वारा ताप को मापा जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या फिर 42 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कौन सा विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया है अम्लीय विलयन, क्षारकीय विलयन, उदासीन विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम किसी अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को डालें तो इसका रंग लाल हो जाता है, लेकिन अगर हम क्षारकीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को डालें तो यह नीला हो जाता है। लेकिन उदासीन विलयन एक ऐसा विलयन है जो लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उदासीन विलयन। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। दही में पाए जाने वाला अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। आमाशय की अम्लीयता को किसकी सहायता से दूर किया जाता है? ऑप्शन है जल से, चीनी से, साधारण नमक से या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षारकीय पदार्थ है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उससे उदासीन कर देता है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है धातु मिश्रण, गैल्वनीकरण, क्रिस्टलीकरण या फिर उदासीनीकरण। जब किसी लोहे के सतह पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को गैल्वनीकरण कहा जाता है। इससे होता यह है कि लोहे में जंग नहीं लगता। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन दिया गया है लोहे में जंग लगना, फल का पकना, लकड़ी का जलना या बर्फ का पिघलना। जब लोहे में जंग लगता है तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार फल जब पकता है तो नए रसायन का निर्माण होता है।
यह भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। इसी प्रकार लकड़ी का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें भी नए पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। लेकिन जब बर्फ पिघलता है तो इसमें पदार्थ का अवस्था परिवर्तन होता है, यानी जल का ठोस रूप से जल का द्रव रूप में परिवर्तित होता है, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। अर्थात सही जवाब ऑप्शन डी। रासायनिक परिवर्तन की सही पहचान क्या है? ऑप्शन दिया गया है वस्तु का रंग बदलना, वस्तु का आकार बदलना, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन या फिर नए पदार्थ की उत्पत्ति। पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, इस प्रकार के परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, नमी, उपर्युक्त दोनों या फिर गर्मी। लोहे में हम अक्सर जंग लगते देखे हैं। लोहे में जब जंग लगता है तो इसमें एक भूरे रंग की परत बैठ जाती है, जिससे जंग कहा जाता है। इसके लिए दो चीज आवश्यक हैं, ऑक्सीजन और नमी। जब भी लोहे के संपर्क में ऑक्सीजन और नमी आती है तब लोहे में जंग लगता है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है दूध से दही बनना, कागज का गीला होना, कागज का जलना या फिर कागज का गलना सड़ना। जब दूध से दही बनता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब कागज को गीला किया जाता है तो इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कागज का गीला होना। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो कागज का जलना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी प्रकार ऑप्शन डी की अगर बात की जाए तो कागज का गलना सड़ना, इसमें कागज का जब गलना सड़ना होता है तो इसमें भी नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मौसम के घटक कौन से हैं? ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता, अन्य कारक या उपरोक्त सभी। इसमें उपरोक्त सभी सही जवाब होगा, क्योंकि तापमान भी मौसम का घटक है, आर्द्रता और अन्य कारण जैसे कि पवन, सूर्य का प्रकाश इत्यादि ये सभी मौसम के घटक हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राजस्थान की जलवायु कैसी है? ऑप्शन दिया गया है ठंडी और आर्द्र, गर्म और शुष्क, गर्म और आर्द्र या फिर ठंडी और शुष्क। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे किसकी परत होती है? ऑप्शन दिया गया है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाने वाले भालू अत्यधिक ठंड से बचने के लिए ये ठंड के दिनों में भूमिगत हो जाते हैं। ठंड के दिन आने से पहले ये बहुत मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन को अपने शरीर में इकट्ठा करते जाते हैं, जो कि त्वचा के नीचे वसा की एक परत के रूप में संचित होता है। अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वसा। मृदा प्रदूषण का कारण है। ऑप्शन दिया गया है पॉलीथीन, प्लास्टिक, कीटनाशक दवाइयां या फिर उपरोक्त सभी। हमारे भूमि को प्रदूषित करने में पॉलीथीन, प्लास्टिक, कीटनाशक दवाइयां इत्यादि का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है परत, संस्तर,
मृदा परिच्छेदिका या पट्टिका। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी मृदा परिच्छेदिका। जब मृदा को ऊर्ध्वाधर काटा जाता है तो मृदा की विभिन्न परतों को मृदा परिच्छेदिका के नाम से जाना जाता है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है ह्यूमस, शैल, चट्टान या इनमें से कोई नहीं। मिट्टी में मौजूद सड़े गले जैव पदार्थ को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? ऑप्शन दिया गया है तेज हवा, वृक्षों की कटाई, बहता जल या फिर उपर्युक्त सभी। सबसे पहले हमें समझना है मृदा अपरदन होता क्या है। अपने मूल स्थान से मृदा का हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यह क्रिया तेज हवा के द्वारा भी हो सकती है, यह बहते हुए जल के कारण भी हो सकता है, और जब किसी स्थान से वृक्षों की कटाई कर दी जाती है तो वृक्षों की जड़ें जो मृदा को अच्छी तरह से पकड़ी हुई थी अब वह नहीं पकड़ रही है। इसके कारण भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि मृदा अपरदन के जो कारण हैं वह उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी है। मृदा परिच्छेदिका में सबसे नीचे वाली परत क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर या फिर आधार सेल। आप डायग्राम में देख सकते हैं मृदा परिच्छेदिका को दर्शाया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी परत जो मृदा की है उससे कहा जाता है ए संस्तर, उसके बाद वाली परत को बी संस्तर, इससे बाद वाली परत को सी संस्तर, और सबसे नीचे वाली जो परत है उसके नाम है आधार सेल। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी आधार सेल। मृदा की प्रत्येक परत क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है संस्तर स्थितियां, मृदा पंक्ति, मृदा की मोटाई या फिर मृदा चादर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मृदा की प्रत्येक परत संस्तर स्थितियां कहलाती है। किस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है? ऑप्शन दिया गया है बलुई मृदा, मृण्मय मृदा, दोमटी मृदा या लाल मृदा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी मृण्मय मृदा। मृण्मय मृदा में कणों का जो आकार होता है ये काफी सूक्ष्म होता है। किस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन हमारे पास है बलुई मृदा, मृण्मय मृदा, दोमटी मृदा या लाल मृदा। बलुई मृदा की जो जल धारण करके रखने की क्षमता है यह सबसे कम होता है। सामान्य स्थिति में मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? ऑप्शन हमारे पास है 10 से 12 प्रति मिनट, 15 से 18 प्रति मिनट, 20 से 23 प्रति मिनट या फिर 33 से 36 प्रति मिनट। सामान्य स्थिति में मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास को लेता और छोड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वह 15 से 18 प्रति मिनट होती है। सही जवाब ऑप्शन बी। कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है? ऑप्शन दिया गया है उदर, पसलियां, डायाफ्राम या फिर मांसपेशियां। हमारे शरीर में वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने वाली पेशीय परत का नाम है डायाफ्राम। यह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, साथ ही साथ यह उदर और वक्ष गुहा को अलग भी करती है। सही जवाब ऑप्शन सी डायाफ्राम। किन किन जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं? ऑप्शन दिया गया है हाथी, शेर,
गाय, बकरी, सर्प, पक्षियों, उपरोक्त सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जिस प्रकार हमारे शरीर में फेफड़े होते हैं, ठीक ऐसे ही हाथी में, शेर में, गाय, बकरी, सर्प और पक्षियों में होता है। सही जवाब ऑप्शन डी। कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलियों के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है श्वास प्रणाल, श्वास रंध्र, श्वास नली या फिर पसलियां। कीटों में श्वसन के लिए वायु नलियों का एक सुविस्तार जाल होता है, इसे श्वास प्रणाल कहा जाता है। अर्थात सही जवाब ऑप्शन ए। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है प्लाज्मा, धमनियां, कोशिकाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा में ही रक्त की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मौजूद होती है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ऑप्शन दिया गया है मैरी क्यूरी, मैकमिलन, विलियम हार्वे या फिर इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विलियम हार्वे थे, जिन्होंने ये पता लगाया कि रक्त हमारे शरीर में स्थिर नहीं होती, बल्कि यह पूरे शरीर में दौड़ती रहती है। यानी रक्त परिसंचरण की जो खोज की गई थी, यह विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। पौधों में कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है पत्ती, पुष्प, तना या जड़। पौधों में पुष्प जनन अंग होता है। पौधे जनन की क्रिया पुष्प के माध्यम से ही करती है। ईस्ट में जनन की विधि है। ऑप्शन है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, खंडन या फिर उपरोक्त सभी। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन विधि द्वारा जनन की क्रिया करती है। नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है निषेचन, परागन, जनन या फिर बीज निर्माण। जब जीव लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं तो इसमें नर और मादा युग्मक का आपस में संलयन होता है। इसे निषेचन के नाम से जाना जाता है। किसी वाहन की चाल किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन दिया गया है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी वाहन की चाल स्पीडोमीटर द्वारा मापी जाती है, जबकि तय की गई दूरी ओडोमीटर द्वारा मापी जाती है। सही जवाब ऑप्शन बी, स्पीडोमीटर। निम्न में से कौन सा सही संबंध है? ऑप्शन दिया गया है चाल बराबर दूरी गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर समय बटा दूरी या इनमें से कोई नहीं। सही संबंध क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी ऑप्शन बी। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन हमारे पास है फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी, थॉमस अल्वा एडिसन या ग्राहम बेल। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया। सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन हमारे पास है 2, 4, 6 या 7। प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि जब भी सूर्य के प्रकाश की किरण को किसी कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 अलग अलग वर्णों में विभाजित हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। सही जवाब ऑप्शन डी। इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? ऑप्शन है वर्षा के पश्चात, वर्षा से पहले, रात को या फिर दिन में।
हम कभी कभी आसमान पर इंद्रधनुष को देख पाते हैं। यह हमेशा वर्षा के पश्चात ही दिखाई दे सकता है। बोलचाल की भाषा में अलवन जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है ताजा जल, खारा जल, नीला जल या ठंडा जल। सामान्य बोलचाल की भाषा में अलवन जल को ताजा जल के नाम से जाना जाता है। जल दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन है जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाना, जल संरक्षण के महत्व को घटाना, जल को बढ़ाना या फिर जल को घटाना। हम प्रतिवर्ष जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। इसको मनाए जाने का उद्देश्य है जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाना। सही जवाब ऑप्शन ए। भूम जल स्तर किससे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है चट्टानों के बीच स्थान में जल, पर्वतों के ऊपर जल, समुद्रों में जल या फिर उपरोक्त सभी। हमारे धरती के नीचे भूम जल स्तर पाया जाता है। यह चट्टानों के बीच स्थान में मौजूद जल को कहा जाता है। अर्थात सही जवाब ऑप्शन ए। कीट सहायक होते हैं। ऑप्शन दिया गया है निषेचन में, परागण में, अंकुरन में या इनमें से कोई नहीं। पौधों में लैंगिक जनन के दौरान परागण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, पुष्प के नर भाग से परागकणों का स्थानांतरण मादा भाग में होता है और यह प्रक्रिया में कीट एक महत्वपूर्ण सहायक का कार्य करता है। यानी हम कह सकते हैं कि कीट सहायक होते हैं परागण में। सही जवाब ऑप्शन बी। हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वालों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, विषाणु, रोगाणु या फिर कीटाणु। हैजा और टाइफाइड जैसे बीमारी जीवाणु के कारण होती है। घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? दिया गया ऑप्शन है नल द्वारा, पाइपों के जल द्वारा, नदियों द्वारा या फिर कुओं द्वारा। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। घरों और सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति पाइपों के जल द्वारा की जाती है। अपशिष्ट जल के उपचार में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन है भौतिक प्रक्रम, रासायनिक प्रक्रम, जैविक प्रक्रम या फिर उपरोक्त सभी। अपशिष्ट जल का जब उपचार किया जाता है तो इसमें भौतिक प्रक्रम भी शामिल होता है, रासायनिक प्रक्रम और जैविक प्रक्रम भी शामिल होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अनुपचारित मानव मल से किसका प्रदूषण हो सकता है? ऑप्शन है जल, मृदा, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुपचारित मानव मल से जल प्रदूषण भी हो सकता है और मृदा प्रदूषण भी हो सकता है। यानी प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर क्या पनपते हैं? ऑप्शन है रोगवाहक मच्छर, मक्खियां, अन्य कीट या फिर उपर्युक्त सभी। जब सड़कों पर कचरे बिखर दिए जाते हैं या फिर अपशिष्ट पदार्थ बिखेर दिए जाते हैं तो इस पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियां या फिर अन्य कीट भी पनपते हैं। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट या फिर उपर्युक्त सभी। स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय और कंपोस्टिंग पिट का उपयोग किया जाता है। अर्थात सही जवाब ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
प्रति वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दिया गया ऑप्शन है 22 मार्च, 15 मार्च, 13 मार्च या फिर 20 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 7 के विज्ञान विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियोस की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।